आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसानॉइड्स। इकोसानॉइड क्या होते हैं? इकोसानॉइड्स बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो कि एराकिडोनिक एसिड से डिराइव हो रहे हों। सो दे एंड द एराकिडोनिक एसिड इज बेसिकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, सो एराकिडोनिक एसिड कहाँ से आता है? हमारे पास मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर से आता है। समझे, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। स्टिमुलस आया सेल इंजरी का। ओके, स्टिमुलस आया सेल इंजरी का, तो फॉस्फोलाइपेज A2 ने क्या किया? फॉस्फोलाइपेज A2 ने मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को क्लीव करके वहां से क्या रिलीज करवाया? एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करवाया। ओके, फॉस्फोलाइपेज A2 क्या है? एंजाइम है जो कि उसको कट करके, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को कट करके क्या बना रहा है? एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड से आगे अगर साइक्लोऑक्सीजिनेजेस इन्वॉल्व होंगे तो दे विल सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। ओके, और अगर लाइपोक्सिजिनेज, अब साइक्लोऑक्सीजिनेजेस में ना हमारे पास आता है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं डिफरेंट किस्म के, D2, E2, F2, अल्फा, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है उसे हम प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। सो प्रोस्टासाइक्लिन से जो है ये ज़्यादा इजीली याद रहता है। एंड देन देयर इज थ्रोम्बोक्सिन A2। अच्छा, अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का फंक्शन में डिफरेंस क्या है? जो कॉक्स 1 है ना, वो हमारे पास नॉर्मली बॉडी में हर वक्त प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मल फंक्शंस को प्रमोट कर रहा होता है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उन्हें मेंटेन रख रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GIT में क्या करता है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा को की प्रोटेक्शन, इट इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, तो उसको ये मेंटेन रख रहा है, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन को मेंटेन रख रहा है। जबकि कॉक्स 2 जो है वो हर वक्त प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज इंड्यूसिबल, वो लो लेवल में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब कोई स्टिम्युलस आए तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कॉक्स 2 इन्फ्लेमेशन, पेन वगैरह जो है ये चीज़ें प्रोड्यूस करता है। यानी कि नॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये पेन और इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर एक और बात कि हमने सारे सारे फंक्शंस नहीं पढ़ने, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जिनमें ड्रग्स वगैरह भी यूज़ हो रही हैं सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। उनको बस समझना है आपने। तो कॉक्स 1 हमने कह दिया कि इट इज़ यूज्ड इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी इन हाई अमाउंट्स। जबकि कॉक्स 2 इंड्यूसिबल होता है, सिर्फ तब ये ज़्यादा होता है जब हमारे पास कोई स्टिमुलस लाइक सेल इंजरी वगैरह आए और इसमें पेन और इन्फ्लेमेशन जो है प्रोड्यूस करना हो। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये वाला है ना, यहाँ पर ये है, ये दोनों फंक्शंस जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन भी ये दोनों करा रहे हैं और जो है ये इन्फ्लेमेशन वगैरह भी ये दोनों करा रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन करा रहे हैं वो वाले प्रोस्टाग्लैंडिन कॉक्स 1 बना रहा है, और वो कहाँ बना रहा है? GIT पर। यानी जो बना रहा है उसका भी डिफरेंस है और साइट का भी डिफरेंस है, ठीक है। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन जब कॉक्स 2 बनाएगा और इन्फ्लेमेटरी साइट्स में बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स में से एक इन्फ्लेमेटरी साइट है, तो उसमें उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स एंड डिफरेंट साइट ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 के फंक्शंस जो हैं ये हो गए। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया। अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के एक और फंक्शन भी होते हैं, इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। कॉक्स 1 जो है वो प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होता है और क्या प्रोड्यूस करवा रहा होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 अगर प्लेटलेट्स में है तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल फंक्शन क्या होगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को या क्लॉट फॉर्मेशन को और वाउंड हीलिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। हमने कहा ना कॉक्स 1 जो है वो नॉर्मल फंक्शन को प्रमोट करे, तो वाउंड हीलिंग जो है वो इट इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, राइट। देन वी से वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है ये करा रहा है, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन जहाँ पे भी होगी वहाँ पे भी साथ में मिलता जुलता क्या है उसके? वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ये इस तरह आपने याद रखना है कि ये काम जो है करा रहा है कॉक्स 1 थ्रू थ्रोम्बोक्सिन A2। अब जो प्रोस्टासाइक्लिन है ना वो इसके ऑपोजिट काम करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 के। उसे कौन करा रहा है? कॉक्स 2, ठीक है। कॉक्स 2 किसे प्रोड्यूस कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इवन यहाँ पे भी करा रहा था कॉक्स 1 कॉक्स 2, लेकिन यहाँ पे हमें पता है ना साइट डिफरेंट थी तो फंक्शन। सो इसी तरह हम कहते हैं जो प्रोस्टासाइक्लिन ये वाला है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एंडोथेलियल सेल्स। यानी यहाँ पे साइड डिफरेंट है और यहाँ पे साइड डिफरेंट है। तो वेसल, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल वॉल लाइनिंग होती है सेल्स के अंदर, उसके अंदर ये प्रोड्यूस करवाता है कॉक्स 2। तो वहाँ पे उसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, एंड इसका फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली थ्रोम्बोक्सिन A2 के ऑपोजिट है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये कम कराता है और वेजोडाइलेशन जो है ये कराता है। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो बॉडी में बैलेंस में होते हैं हर वक्त, ठीक है। दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। अगर कोई भी बैलेंस ख़राब हो जाए और एक ज़्यादा फंक्शन कर जाए नॉर्मल से तो क्या होगा? डिजीज़ कॉज हो सकती है। यहाँ पर ये देख लें जो कॉक्स 2 ये वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे कराते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह। एक तो वो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ज़्यादा कर देते हैं, यानी टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फीवर हो जाता है। पेन की नर्व टर्मिनल्स को एक्साइट करते हैं जिसकी वजह से पेन होता है और क्या होता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। देन वी से कि जो ल्यूकोट्राइन्स है ना वो हमारे पास होते हैं ल्यूकोट्राइन A4, C4, D4 तीनों के सेम फंक्शंस होते हैं और ल्यूकोट्राइन B4 अलहदा होता है।
अब मैंने कहा था सिर्फ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो A4, C4 और D4 जो है हम कहते हैं वो एनाफाइलेक्सिस या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका रोल होता है इन कॉजिंग एस्थमा। ओके, सो ल्यूकोट्राइन B4 जो है उसका रोल इम्यूनिटी में होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में तो वैसे सब ल्यूकोट्राइंस का रिस्पॉन्स होता है, बट जो B4 है ना इट एक्ट्स एज अ कीमो अट्रैक्टेंट। ओके, इट इज डिफरेंट देन अदर्स, सो इट एक्ट्स एज अ कीमो अट्रैक्टेंट द ल्यूकोट्राइन B4। सो अब हम क्या करते हैं कि दो ड्रग्स होती है मेरे पास, एक होती है ज़िलियटोन और एक होता है ज़ाफिरलुकास्ट। जो ज़िलियटोन है वो क्या करेगी, लाइपोक्सिजिनेज को ही इनहिबिट कर देगी, तो क्या होगा ये सारा जो है ये ल्यूकोट्राइंस नहीं बनेंगे तो एस्थमा जो है वो नहीं होगा, तो ज़िलियटोन इज यूज्ड एज अ ड्रग फॉर एस्थमा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ज़ाफिरलुकास्ट जो है वो क्या करता है, बनने तो देता है ल्यूकोट्राइंस को बट उनको रिसेप्टर के ऊपर लगने नहीं देता, तो वो भी हमारे पास एस्थमा में ड्रग्स ये दो जो है ये यूज़ होती हैं। फिर हम कहते हैं पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एक तो वो फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर रहा है और ल्यूकोट्राइंस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करने की वजह से इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, बट ल्यूकोट्राइंस को इनहिबिट करने की वजह से दे आर ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ठीक है, तो जब भी हमने कभी इम्यूनिटी सप्रेस करनी हो ना तो हम उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। दूसरा ये कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो सेलेक्टिवली COX-2 को भी इनहिबिट करेगा। ओके, सो ये था एक बेसिक मैप, ये अपने जहन में याद रखने इनके फंक्शंस। COX-2 जो है वो नॉर्मल गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन करा रहा है, फिर उसके बाद क्या COX-2 जो है वो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, किस तरह थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन का बैलेंस और इनके ऑपोजिट फंक्शंस याद रखने हैं, ल्यूकोट्राइंस एस्थमा में और ल्यूकोट्राइन B4 जो है वो कीमोट्रैक्टेंट में, वो दो ड्रग्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन। अब हम करेंगे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करने से पहले एक पॉइंट ये है कि जो NSAIDs होते हैं ना वो हमारे पास COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करते हैं, तो दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं वो इन्फ्लेमेशन वगैरह में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, बट वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो कैसे सेलेक्टिव इनहिबिशन या अनसेलेक्टिव इनहिबिशन जो है वो करवाते हैं। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है इसमें मेरे पास दो जो है वो होते हैं मेरे पास एबॉर्टिफिशेंट, मीज़ोप्रोस्टोल और एल्प्रोस्टाडेल। जो मीज़ोप्रोस्टोल है वो क्या करता है, एनएसएड इंड्यूस्ड अल्सर्स को ट्रीट करता है। अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नॉर्मल फंक्शन क्या था, एनएसएड जो है ऑल्दो वो COX-2 को इनहिबिट कराते हैं, ठीक है वो COX-2 को इनहिबिट कराते हैं टू इनहिबिट द पेन एंड इन्फ्लेमेशन, बट वो साथ में COX-1 को भी तो इनहिबिट करा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, COX-1 का क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, तो उनका एक साइटोप्रोटेक्टिव ऑन स्टमक जो है वो फंक्शन होता है, तो एनएसएड जो है वो उसको भी इनहिबिट कराता है जिसकी वजह से वो स्टमक में प्रोटेक्शन नहीं होती तो अल्सर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करें, PGE1 हमने पढ़ा था ना कि PGE1 जो है वो साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, तो इसमें मीज़ोप्रोस्टोल जो ड्रग है वो इसका एनालॉग है और वो हमारे पास किस में यूज़ होता है, उन अल्सर्स को ट्रीट करने में और फिर लेबर इंड्यूस करने में। इंड्यूस लेबर अगर वक्त से पहले हो जाए तो इट कैन बी यूज्ड एज एन एबॉर्टिफिशेंट। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है अल्सर्स को ट्रीट करने का, कि वो CAMP को कम करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन पंप के फंक्शन को भी जो है वो कम कर देगा। फिर एल्प्रोस्टाडेल क्या कर रहा है, वो डक्टस आर्टीरियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन रख रहा है। ठीक है, यानी कि वेजो डायलेशन करा रहा है और मेल इम्पोर्टेंस को ट्रीट कर रहा है बाय वेजो डायलेशन ऑफ कैवर्नोसल आर्टरीज। ठीक है, हम डायरेक्टली इसे कैवर्नोसा में इंजेक्ट करते हैं और ये उन आर्टरीज की वेजो डायलेशन करा के मेल इम्पोर्टेंस को ट्रीट करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि CAMP कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो वेजो डायलेशन जो है वो हो जाएगी। फिर हम कहते हैं ये दोनों जो मेरे पास एबॉर्टिफिशेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं, बट जो मीज़ोप्रोस्टोल है वो इन कॉम्बिनेशन विद मीफेप्रिस्टोन जो है वो यूज़ होता है। लूबीप्रोस्टोन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कैसे, कोलोन की एपिथेलियम में जो क्लोराइड चैनल्स 2 हैं उन्हें एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से वो चैनल्स क्लोराइड को सिक्रीट करेंगे, क्लोराइड को फॉलो करेगा सोडियम और इन सबको फॉलो करेगा वाटर। ठीक है, तो इस तरह क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को जो है ट्रीट करता है लूबीप्रोस्टोन। ये थे प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के एनालॉग्स। E2 का एक ही एनालॉग है, दैट इज डाइनोप्रोस्टोन, जो कि सर्वाइकल राइपनिंग और सॉफ्टनिंग में यूज होता है और इट इज कैन ऑल्सो बी यूज एज एबॉर्टिफिशेंट। अगर वक्त लेबर का जो एक टाइम होता है ना 9 मंथ्स, उससे अगर पहले दिया जाए तो ये दीज कैन बी यूज्ड एज एबॉर्टिफिशेंट्स। फिर हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया कॉज कराता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है, हम कहते कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से बहुत शदीद पेन और सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो इनको हम किस चीज़ से ट्रीट करेंगे, एनएसएइड्स, क्योंकि हम पढ़ा कि एनएसएइड्स क्या कर रहे हैं, सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की इनहिबिशन करा रहे हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा का एक है कार्बोप्रोस्ट विच इज ऑल्सो यूज्ड एज एबॉर्टिफिशेंट। देन लेटानोप्रोस्ट मीन जिसके साथ ट्रेवोप्रोस्ट और दिमेटोप्रोस्ट है, दे आर यूज्ड इन ग्लाउकोमा, क्योंकि दे इंक्रीज द फ्लूइड आउटफ्लो फ्रॉम द आई, तो उससे क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो कम होगा और ग्लाउकोमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। तो मेन ड्रग यहाँ पे लेटानोप्रोस्ट है, ये याद रखनी है, बाकी दोनों भी आप याद रखें तो इट इज़ बेटर। और फिर मैंने कहा कि F2 अल्फा इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अच्छा, ये दो एबॉर्टिफिशेंट्स हो गए, ये और ये एबॉर्टिफिशेंट्स हो गए।
ओके, E1 E2 F2 F1 तीनों में हमारे पास एबॉर्टिफिकेशन है, बट सबसे सेफ और इफेक्टिव एबॉर्टिफिकेशन जो है वो दैट इज मीजोप्रोस्टॉल एंड मीफेप्रिस्टोन। ओके, लास्ट जो है वो है हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन दैट इज I2। इसमें हमारे पास दो ड्रग्स होती हैं, इपोप्रोस्टेनोल और आइलोप्रोस्ट। हमें पता है प्रोस्टासाइक्लिन क्या कराता है, विजुअलाइजेशन कराता है थ्रोम्बोक्सिन के ऑपोजिट। ठीक है, तो ये वाली ड्रग्स जो है ये विजुअलाइजेशन कराती हैं लंग्स में, तो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू ट्रीट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट वाज इट फॉर टुडे।